नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज आप लोग को जीव विज्ञान के तहत आज शुरुआत करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर। और यह जीव विज्ञान आपको किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे BPSC हो, UPSC हो, सभी के लिए उपयोगी है। बिहार दरोगा, SSC, रेलवे। और यह जो किताब है, मैं परीक्षा वाणी बुक का जो सीरीज है, जिसका जीव विज्ञान, जिसमें वनस्पति एवं जंतु विज्ञान और जीवन की निरंतरता, ये संपूर्ण संघ और राज्य सिविल सेवा आयोग के लिए जो बनाई गई है, उसे देखूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। और इसमें विगत 29 वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र सहित, तो इसे हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करते चलेंगे। ये हम लोगों का 2 महीने का टारगेट है और 2 महीने के अंदर ये पूरी तरह से जीव विज्ञान को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि NCERT बेस्ड आधारित है। तो इसका जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें बायोलॉजी को पढ़ेंगे। और इसका शुरुआत हम लोग रीडिंग के साथ साथ कुछ जहाँ पे समझने वाली चीज़ होगी वहाँ समझेंगे, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे भी देखेंगे। तो चलिए, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यह प्रथम चैप्टर आपका, वो आपका है जीवो उत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान, यानी कि बायोजेनिस एंड सेल साइंस। तो इसमें हम लोग पूरी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखेंगे। ब्रह्मांड के बाद यहाँ पे जीव कैसे आए, कौन से युग में कौन सा जीव आया, इस सारे सिद्धांत को आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहला टॉपिक आपका जीवन की उत्पत्ति। क्या चीज़ है? जीवन की उत्पत्ति। और जीवन की उत्पत्ति का ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे मन में एक विचार आती है कि जब यहाँ पे कोई भी चीज़ होगा वो अस्थिर होगा या सजीव होगा, या वो जीवित होगा या मृत्यु होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो निर्जीव और सजीव के बीच की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें समझना है। इसका सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, उसके बारे में समझते हैं। पहले आज से 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट यानी बिग बैंग के फलस्वरूप हुई थी। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी? आज से 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट यानी बिग बैंग के फलस्वरूप हुई थी। बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अर्थात अगर उधर से आते हैं तो 10.5 अरब वर्ष पश्चात, और आज से चलते हैं तो आज से जब पीछे जाते हैं तो 4.6 अरब यानी कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। तो पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो कि बिग बैंग से महाविस्फोट के कारण हुई, और वह 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन सौरमंडल का जो विकास है वो आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें ग्रहों और उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ। तो इसमें जब सौरमंडल का विकास हुआ तो उसमें ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड में हुआ था। तो कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और जब इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय यह ज्वलित जलता हुआ गैसीय पिंड था। लगभग 0.6 अरब वर्ष में उक्त गैसीय पिंड के ऊपर भूपटल यानी कि अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। तो आप किसी भी चीज को जब जलते हुए देखेंगे, तो जब ठंडे के मौसम में हम लोग अलाव जलाते हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ देर जलने के बाद जो ऊपरी सतह होता है वो ठंडा होता है, भीतर थोड़ी बहुत आग रहती ही है। तो इसी तरह से उस समय क्या हुआ कि जब 0.6 अरब वर्ष बाद में भूपटल, जो कि एक ज्वलित गैसीय पिंड था, उसमें भूपटल
अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, भूपटल के निर्माण काल को अजीवी महाकल्प यानी कि एजोइक इरा की संज्ञा प्रदान की गई। तो जब भूपटल का निर्माण हुआ तो उस समय के काल को क्या कहा जाता है, तो अजीवी महाकल्प कहा जाता है। और भूपटल की स्थापना से लेकर, जब भूपटल की स्थापना यानी कि 0.6 अरब वर्ष में जब भूपटल की स्थापना होती है और उससे लेकर आज तक के पृथ्वी के इतिहास को जीवी महाकल्प यानी कि जोइक इरा के रूप में अभिहित किया जाता है। जीवी महाकल्प के आर्कियोजोइक महाकल्प में अर्थात आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। तो हम बहुत ही डिटेल से जा रहे हैं और बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या अजीवी महाकल्प कब था और जीवी महाकल्प कब हुआ। तो इस दोनों को हम लोगों ने देखा कि जब भूपटल यानी कि अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ, उसे अजीवी महाकल्प की गई। और जब यही अजीवी भूपटल की स्थापना के बाद पृथ्वी के इतिहास को जीवी महाकल्प के रूप में अभिहित किया गया। जीवी महाकल्प के आर्कियोजोइक महाकल्प, जीवी महाकल्प के आर्कियोजोइक महाकल्प में अर्थात यानी कि जब अब ये पूछा जाएगा कि आर्कियोजोइक महाकल्प का जो समय है कब है, तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व यानी कि आज से 3.8 अरब पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। तो कौन से काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो हम लोग कहेंगे आर्कियोजोइक महाकल्प में जो है आदि सागर यानी कि सागर में, समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे आधुनिक और विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना जो है वो हमारे रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपेरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद कहने का मतलब क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा था, A.I. ओपेरिन ने 1924 में। और इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था क्या चीज के बारे में, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक उद्विकास यानी केमिकल इवोल्यूशन के फलस्वरूप हुई है। तो इस किताब में यह व्याख्या किया गया है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से पदार्थ से, तो कार्बनिक पदार्थ से, ऑर्गेनिक मैटर से, रासायनिक उद्विकास यानी कि केमिकल इवोल्यूशन जो होता है उसके फलस्वरूप हुई है। सर्वप्रथम पृथ्वी का जो उद्भव अंतरिक्ष के एक ज्वलनशील एवं घूर्णनशील गैसीय पिंड से हुआ है। तो अभी तो हम लोग कब से पढ़ रहे थे कि एक जो है जब बिग बैंग सिद्धांत आती है, थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण होता है और ब्रह्मांड के निर्माण के बाद ज्वलित गोला के रूप में जो है पृथ्वी का निर्माण होता है, भूपृष्ठ बनता है, भूपटल जो अजीवी इरा कहा जाता है। और जीवी इरा कब कहा जाता है, जब जीवन की उत्पत्ति होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पृथ्वी के जो प्रारंभिक वातावरण में 3000 से लेकर 6000 सेंटीग्रेड ताप एवं गैसीय अवस्था में बहुत सारे तत्वों के अलावा उन रासायनिक तत्व, मतलब कि पृथ्वी की जो प्रारंभिक वातावरण था उस समय वहां का जो टेम्परेचर था पृथ्वी पर का वो 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था। और इस समय बहुत सारे तत्वों के अलावा उन सारे रासायनिक तत्व, देखिए उन सारे रासायनिक तत्व कहने का मतलब है कि उन जो कि जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस आदि
के स्वतंत्र परमाणु थे जो जीव द्रव का प्रमुख संघटक होता है। तो अब हमें एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी जानने को मिला कि जीव द्रव के प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, गंधक है और फास्फोरस है। क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती गई और इनके स्वतंत्र परमाणुओं ने पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप से तत्वों के साथ साथ सरल अकार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें आदि वायुमंडल वर्तमान उपचायक या ऑक्सीकारक वायुमंडल के विपरीत अपचायक था। ऑक्सीकारक क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं थे, जिसके कारण से इसे उपचायक नहीं अपचायक कहा जाता था, रिड्यूसिंग कहा जाता था। और अभी वर्तमान समय में इसे उपचायक या ऑक्सीकारक कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु संख्या में सबसे अधिक और सर्वाधिक क्रियाशील है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु संख्या में सबसे अधिक और सर्वाधिक क्रियाशील थे उस समय। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के सारे जब वायुमंडल में या वायुमंडल जब अपचायक के रूप में था तो उस समय हाइड्रोजन बहुत ही क्रियाशील था और उस समय यह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के सारे परमाणुओं से मिलकर जल H2O बना लिया। अतः ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु आदि वायुमंडल में नहीं थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन है बहुत अभिक्रिया था तो वो जैसे ऑक्सीजन का संपर्क में आता था वहां से वो जल यानी कि H2O का निर्माण कर लेता था। इसलिए उस समय ऑक्सीजन पृथ्वी पर था ही नहीं, पृथ्वी पर आदि वायुमंडल में नहीं थे। अब स्थल मंडल इस समय भी बहुत गर्म था, अतः सारा जल जो है तो जल तो बनता था क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते थे, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, तो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में ही रहा। और नाइट्रोजन के परमाणुओं ने अमोनिया यानी कि NH3 बनाई, तो उस समय ही अभिक्रिया करके नाइट्रोजन जो था वो अमोनिया का निर्माण कर लिया हाइड्रोजन से संपर्क करके। ताप के और कम होने पर अणुओं के पारस्परिक आकर्षण एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक जो यौगिक थे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे का निर्माण होता है। तो जैसे ताप धीरे धीरे कम होता गया, अणुओं का जो पारस्परिक आकर्षण एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है अन्य कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसमें अब इसके जो कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके उदाहरण में एमिनो एसिड है, वसीय अम्ल है और प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स के साथ साथ आपका मीथेन भी है, आपका शुगर भी है आदि है। इन सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के ऊर्जा कॉस्मिक किरणों और अल्ट्रावायलेट किरणों से प्राप्त इन्हीं सब का कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। तो जितने जो कार्बनिक पदार्थ थे उनके कारण ही जीवन की उत्पत्ति की संभावना व्यक्त की गई, क्योंकि जीव द्रव के निर्माण में इन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे, अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका स्टेनले मिलर ऑपरेन की परिकल्पना की ऊर्जा की उपस्थिति में मीथेन, हाइड्रोजन, जल वाष्प और अमोनिया के संयोजन से अमीनो अम्ल, सरल शर्करा और अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की संभावना को 1952 में सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने एक विशेष वातावरण में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एवं जल वाष्प के गैसीय मिश्रण को विद्युत धारा प्रवाहित की। इस प्रयोग के फलस्वरूप एक गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ मिला और उसके विश्लेषण के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि यह अमीनो अम्ल सरल शर्कराओं, कार्बनिक अम्लों और अनकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है। यह किसने किया था? तो जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे उनका जो नाम था वो नाम क्या था उनका, बताइए? स्टेनले मिलर। चलिए
ओपेरिन के अनुसार तत्पश्चात कार्बनिक यौगिकों की इकाई ने पारस्परिक संयोजन से जटिल कार्बनिक यौगिकों के बहुलक पॉलीमर्स बनाए और इस प्रकार शर्कराओं के अणुओं में मंड, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आदि पॉलीसेकेराइड, वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के अणुओं से वसाओं का निर्माण हुआ। इनमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्लों की प्रतिक्रिया ने न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनी, जिसमें स्वद्विगुणन यानी कि सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता थी और न्यूक्लियोप्रोटीन के कणों के बनने के बाद झिल्ली युक्त कोशारूपी आदि जीव का निर्माण हुआ। वह आदि जीव आदि कोशाएं आजकल के नीले हरे शैवाल जैसी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी थी। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया से वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुआ और जब यह स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुआ तो ऑक्सीजन ने आदि वायुमंडल की मीथेन और अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन और जल में विघटित कर दिया। तो यह जो ऑक्सीजन था वो मीथेन यानी कि CH4 और अमोनिया यानी कि NH3 को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और नाइट्रोजन और जल में विघटित कर दिया। अतः वायुमंडल का जो संयोजन वही हो गया जो आजकल वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तो आजकल जो वायुमंडल में है वो आपका नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मुख्यतः ये तीन चीज मिलते हैं। ये कैसे संभव हो पाया कि ऑक्सीजन जब बना, जब ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी कोशा झिल्ली निर्माण हुई और उसके बाद वही जो है शैवाल जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त हुआ, ऑक्सीजन बना और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के बाद यही ऑक्सीजन जो आदि वायुमंडल में मीथेन था जिसको हम लोग CH4 कहते हैं और जो अमोनिया था NH3, इन दोनों से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन को अलग किया और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया, जो वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। सभी ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव ही करते हैं और ऑक्सीजन ने पूरे वातावरण को अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग से ऑक्सीकारक बना दिया। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ही ऑक्सीजन क्रांति यानी कि ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस प्रकार जीवन का उद्भव जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ। इसलिए यह परिकल्पना जीवन का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत के रूप में भी जानी जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। ब्रह्मांड के बाद जो है भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है जो कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है और भूपटल का जो निर्माण हुआ है वो 0.6 अरब वर्ष में हुई है और ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है। जो भूपटल के निर्माण का काल था उसे अजीवी महाकल्प यानी कि एजोइक इरा की संज्ञा दी गई है और जीवी महाकल्प जैविक इरा जो है उसे जब पृथ्वी के भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक का जो जब भूपटल बन जाता है और अभी तक का समय है वो जीवी महाकल्प जैविक इरा के रूप में अभिहित किया गया है। अब जीवी महाकल्प के आर्कियोजोइक महाकल्प में यह हमेशा पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है, तो हमें बताना होगा आर्कियोजोइक महाकल्प में, जिसकी अवधि आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। और सबसे सर्वमान्य परिकल्पना जो रूसी जीव विज्ञान शास्त्री AI ओपेरिन ने दी थी कब, 1924 में अपने किस सिद्धांत में, तो मेटेरियलिस्टिक थ्योरी में। और उसमें
उस पे वो उन्होंने एक किताब लिखा था, द ओरिजिन ऑफ लाइफ है। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुआ था। तो जैसे जैसे ठंडा होता गया, वर्तमान सबसे पहले 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पृथ्वी गर्म थी। उसी समय हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक और फास्फोरस जो कि जीव द्रव का प्रमुख घटक है वहाँ बना। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन कैसे बनी? तो जब उन सब पदार्थ मिल के ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि नीलहरी शैवाल का निर्माण करते हैं, और यही नीलहरी शैवाल जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और यही ऑक्सीजन बाद में मीथेन और अमोनिया से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को अलग करता है, जो कि अभी वर्तमान वायुमंडल में उपस्थित है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पूछे हुए हैं उसे हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो हमारा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? हमारा जो ब्रह्मांड है वो किससे बना हुआ है? तो हमारा ब्रह्मांड पदार्थ एवं ऊर्जा, मैटर, एनर्जी से बना हुआ है। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? तो सजीव पदार्थ के संयोजन में 27 तत्व भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष जो 4 तत्व औसतन किस प्रतिशत में रहते हैं? तो जो शीर्ष 4 तत्व हैं जिसमें ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन जो है 10.5% और नाइट्रोजन 3.3% है। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष 4 तत्वों का औसत किस प्रतिशत मात्रा में रहता है? ऑक्सीजन 65%, कार्बन जो है 18.5% और हाइड्रोजन 10.5% एवं नाइट्रोजन जो है वो 3.5% है। आगे जो क्वेश्चन है वो है लघु तत्व, यानी कि लघु मतलब छोटा कम मात्रा वाले तत्व कैल्शियम और फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं? तो क्रमशः यानी कि कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 1.5% और फास्फोरस की मात्रा 1% होती है। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन जो होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और यह क्लोरीन जो होता है वो हमेशा आयन के रूप में पाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके एग्जाम में यह पूछा हुआ है कि सजीव पदार्थों में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। आदि वायुमंडल कैसा था? तो हम जानते हैं कि आदि वायुमंडल जो था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग सा। यह भी क्वेश्चन आपका आरएसए यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए और यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके, सजीव पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिकों के बने होते हैं। इनमें कार्बनिक यौगिकों अर्थात अब कार्बनिक यौगिक में क्या होगा? प्रोटीन्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट का सजीव के निर्माण में औसतन कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो प्रोटीन्स का जो निर्माण है योगदान होता है वो 14%, वसा का जो है वो 3% और कार्बोहाइड्रेट का जो है 1%। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। सजीव अकार्बनिक यौगिकों अर्थात जल और लवण, अम्ल एवं क्षार का निर्माण अंशतः औसत योगदान कितना होता है? तो सजीव में जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अभी तक हम लोगों ने कार्बनिक यौगिक देखा जिसमें प्रोटीन्स, वसीय अम्ल और वसा और आपका कार्बोहाइड्रेट था। तो अब जो है अकार्बनिक यौगिक है जिसमें जल और लवण, तो जल और लवण 80% मात्रा में होते हैं और अम्ल और क्षार जो होता है वो 1% मात्रा में होता है। स्टेनले मिलर ने
जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल और सरल शर्करा आदि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया था। तो इन्होंने जो ओपेरिन की परिकल्पना थी उसे सत्यापित कर दिया, यानी कि उसे प्रूव करने के लिए उन्होंने जो यूज किए थे कार्बनिक पदार्थों का, उसमें मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया और विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में किए थे। सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सजीव के कार्बनिक पदार्थों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, वो 14% होती है। यह क्वेश्चन IAS में पूछा हुआ है और 14% इसका हो गया। आपका प्रोटीन का, वसा का जो है 3% होता है और आपका 1% कार्बोहाइड्रेट का होता है। किस विज्ञानी को विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है? तो अरस्तु जो है उन्हें 384 से लेके 322 ईसा पूर्व के बीच जो जिनका समय था, उन्हें विज्ञान का भी, जीव विज्ञान का भी और जंतु विज्ञान सबका जनक, तीनों का जनक माना जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां से हम लोग एक और क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, तो अगर मैंने जो अभी डिस्क्राइब किया आप उससे अगर सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें, आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस तरह से पूरी डिटेल्स में हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी को करेंगे। अन्य सभी बुक्स जिसमें अभी हमारा जो NCERT सार संग्रह जो कि आपका राज्य व्यवस्था एवं संविधान कक्षा 6 से 12 तक का है और इतिहास जो कि NCERT बेस्ड ही है, वो भी खान सर का चल रहा है। उस तरह से ये भी आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और सभी किताब साथ साथ चलते चलेंगे और आगामी जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, BPSC हो, सबके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या हम लोग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है किसने किया था सर्वप्रथम? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो दो क्वेश्चन यहां बनते हैं कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था और कब किया गया था? तो 1802 में। जीव विज्ञान जो है दो शब्द, ग्रीक शब्द जिसमें बायोस मतलब लाइफ और लोगोस मतलब अध्ययन, स्टडी से मिलकर बना हुआ है। अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया जाता है। तो जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, उसे अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है जिसका क्या अर्थ होता है? तो चरना, ग्रेजिंग यानी कि चरना। तो थियोफ्रेस्टस 370 से 285 BC ने 500 प्रकार के पौधों का जो है वर्णन अपनी पुस्तक, यानी कि थियोफ्रेस्टस जो थे वो 500 प्रकार के पौधों का जो वर्णन किए हैं हिस्टोरिया प्लांटेरियम में किया है। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। किन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। इन्हें अरस्तु, एरिस्टोटल जो कि 384 से 322 ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखे हैं जंतु इतिहास यानी कि हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें भी इन्होंने 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का
वर्णन किया है, अतः उन्हें जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी उपमा प्रदान की गई है। तो थियोफ्रेस्टस को बॉटनी से संबंधित जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। वहीं अरस्तु ने जंतु इतिहास यानी कि हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। अब आते हैं जीवधारियों के गुण। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम चलते हैं, देखते हैं क्या, तो इसे डिस्क्राइब करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। यदि हम किसी जीवधारियों का रासायनिक विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन आदि उन्हीं तत्वों से बना होता है जो निर्जीव जगत में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किसी भी जीवधारी का जो निर्माण होता है, बेशक वो उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेशक वो जीवित है, लेकिन उनका जो निर्माण हुआ है वो अजीवित यानी कि निर्जीव पदार्थों से हुआ है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से बना है। परंतु केवल इन तत्वों के मिश्रण से ही कोई जीवधारी नहीं बन सकता है। वास्तव में सभी सजीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। किसी भी वस्तु को जिसमें कुछ विशिष्ट गुण, विशिष्ट जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, प्रचलन, श्वसन, पोषण, प्रजनन आदि हो रही हो, सजीव कहलाते हैं। तो वैसे पदार्थ, वैसे जीव, निर्जीव अगर संज्ञा जीव की दी जाती है, वैसा चीज जो कि वृद्धि करता हो, जो कि श्वसन करता हो, जिसमें न्यूट्रिशन होता है यानी कि पोषण होती है, और वह रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता हो, वे सभी जीव सजीव कहलाते हैं। इन जैविक क्रियाओं के आधार पर ही जीवों को निर्जीव से अलग कर पाना संभव होता है। सजीवों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अब सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। एक मिनट। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो देखते हैं अब इसमें सजीवों के निम्नलिखित लक्षण को देखते हैं। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संगठन जो होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार मकान को ईंटों से बना होता है, यानी कि कोई भी मकान जो होती है उसके जो हम लोग कंप्लीट कंस्ट्रक्शन देखते हैं उसमें ईंटों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वो आकार शेप देता है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका शरीर की कैसी इकाई है, तो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। दूसरा जो है इसका लक्षण, वो जीव द्रव को देखते हैं। जीव द्रव को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। यह सभी जीवधारुओं में पाए जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ है। अगर पूछा जाए वास्तविक जीवित पदार्थ किसी भी जीवधारी में कौन सा है, तो वो जीव द्रव है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह सभी जीवों की भौतिक आधारशिला है और इसे जैविक क्रियाओं का केंद्र भी कहते हैं। तो भौतिक आधारशिला किसे कहते हैं? जीव द्रव को कहते हैं, क्योंकि इसमें जैव पदार्थ पाए जाते हैं और यह सभी जैविक क्रियाओं का केंद्र कहते हैं। यह एक तरल, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, लसलसा और जलयुक्त पदार्थ है। इसकी रचना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और अकार्बनिक लवणों द्वारा होती है।
जूलियस हैक्सेल के अनुसार से जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है किसके द्वारा कहा गया था? जूलियस हैक्सले के द्वारा। अब इसका तीसरा नंबर जो लक्षण में आता है वो इसका आकृति और आकार, शेप एंड साइज। सभी जीवों की अलग अलग विशिष्ट आकृति एवं आकार होते हैं, उन्हीं के आधार पर इनकी पहचान की जाती है, अर्थात विविधता जीवधारियों का शाश्वत गुण है। तो हम यह कह सकते हैं, देखते हैं कि अभी आप एक ह्यूमन ही है, मानव है, तो सभी का चेहरा एक जैसा नहीं मिलता है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जुड़वे चेहरे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती है। तो जब एक ही मानव कैसे डिफरेंट है, तो सभी जो जीवधारी हैं सब में कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती है जो उनके शाश्वत गुण को डिनोट करते हैं। अगला जो है उपापचय। उपापचय को अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं और सजीवों की कोशिकाओं में होने वाले संपूर्ण जैविक रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह क्रिया दो रूपों में संपन्न होती है। कौन कौन से रूप में? तो प्रथम अपचय। अपचय को अंग्रेजी में कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अपचय को जो है अंग्रेजी में कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जो विनाशात्मक यानी कि डिस्ट्रक्टिव क्रिया है। डिस्ट्रक्टिव क्रिया मतलब क्या है? विध्वंसकारी क्रिया है। जैसे श्वसन एवं उत्सर्जन, ये डिस्ट्रक्ट करता है, यह तोड़ता है, यह अलग करता है। दूसरा जो है वो उसका रचनात्मक है, जिसे कॉन्स्ट्रक्टिव प्रक्रिया कहते हैं, जिसे अपचय यानी कि एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, की संज्ञा दी जाती है। जैसे पोषण। पोषण क्या है? वो शरीर की रचनाओं का निर्माण करने में सहायक होता है, इसे उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जो शरीर में कुछ तत्वों का खंडन करता है, तोड़ता है, उसे श्वसन या उत्सर्जन जैसे उदाहरण है, जो कि डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशात्मक प्रक्रिया होती है, इसे अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और उपापचय जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इन दोनों क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। इसलिए सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं यानी कि मिनिएचर केमिकल फैक्ट्रीज की उपमा प्रदान की गई है। इसका जो पांचवा लक्षण है वो आपका श्वसन है, रेस्पिरेशन है। जीवधारियों का जो मुख्य लक्षण है वो श्वसन है, और इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं, छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है, जिससे संपूर्ण जैविक क्रियाएं चलती है। तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है जो कि एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। प्रजनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रत्येक जीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से अपने ही सदृश जीव उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया के द्वारा ही वह अपने वंश को बनाए रखते हैं। सातवां लक्षण पोषण का है। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्रत्येक जीव अपने क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं, जबकि जंतु पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार से भोजन बनाने का गुण नहीं होता है। तो निर्जीव वस्तुओं में किस प्रकार से भोजन बनाने का गुण नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण विधि में केवल पौधे ही भोजन बना सकते हैं, लेकिन जंतु जो है उसी प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए पौधे पर निर्भर करते हैं। अनुकूलन को एडेप्टेशन कहते हैं,
और अनुकूलन में जीवों में यह क्षमता होती है कि वे जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अपनी संरचनाओं और कार्यों में परिवर्तन करते हैं। यह अनुकूलन होता है। जैसे कि जिराफ के गले जो है आगे सरवाइव कैसे किए, क्यों बढ़ गए, और कोई जीव जो है वो आपका जहाँ गर्म है, मरुस्थल है, वहाँ कैसे जीवित रहता है, हाइड्रोफाइट में कैसे रहता है, यानी कि जलीय जीव कैसे होते हैं, आपका जो बर्फीले जगह पे कैसे रहते हैं, वो वहाँ के अनुकूलन, वहाँ के मौसम वातावरण के अनुसार अपने को एडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि अनुकूलित कर लेते हैं। संवेदनशीलता, सेंसेटिविटी, जीव संवेदनशील होते हैं। वे वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं और उनके अनुसार अपने को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं। यह जीव उसके संवेदनशीलता के लक्षण है जो कि जीवों में पाए जाते हैं। उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, सभी जीवधारियों द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ जैसे CO2, यूरिक अम्ल आदि बाहर निकाले जाते हैं। सजीव द्वारा संपन्न हुई यह क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। सजीव द्वारा संपन्न हुई यह क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं तथा पोषण, वृद्धि और संतानों उत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं। संतान वृद्धि कर पुनः इसी जीवन मरण के चक्र को पूरा करते हैं। कछुआ के जो जीवन अवधि होती है वो जीव में 200 से 300 वर्ष होता है, लेकिन अगर पौधे और पेड़ पौधे की बात की जाए तो पीपल वृक्ष का 200 वर्ष होता है, साइकस का 500 से 1000 वर्ष होता है और सिकोया का जो वृक्ष होता है वो 800 से 1500 वर्ष तक हो सकती है। वो उनके लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र है, उतने दिन वो जीवित रह सकते हैं। और अब इसमें कुछ क्वेश्चन है उससे भी देखते हैं, जैसे परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा मैं उसे कराऊंगा। इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, जीवाश्मिकी के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो जीवाश्मिकी के जनक की जो उपमा है वो लियोनार्दो डी विंसी को दी गई है। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? तो एटीपी के रूप में होता है, और एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब आगे देखते हैं आधुनिक जीव विज्ञान यानी कि मॉडर्न बायोलॉजी। चलिए, मॉडर्न बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे आधुनिक जीव विज्ञान में कुछ ऐसे एकीकरण यानी कि यूनिफाइंग सिद्धांतों को मान्यता दी गई है जो सभी जीवों पर समान रूप से लागू होता है। जैसे अब देखते हैं क्या क्या, तो जैसे संगठन का सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार से जीवन से संबंधित सारी जो प्रक्रियाएं रासायनिक एवं भौतिक सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। जीवन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं रासायनिक एवं भौतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। दूसरों शब्दों में अगर बोला जाए तो जैव क्रियाएं जीव पदार्थों के घटकों पर नहीं वरन इसके भौतिक और रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। यदि हमें इस संगठन का पूरा ज्ञान हो तो हम परख नली में जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब देखिए जीवांत और जीवो उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों के संगठन में क्रमिक विकास से हुई है। ऐसे रासायनिक उद्विकास यानी कि केमिकल इवोल्यूशन
के लिए आवश्यक वातावरणीय दशाएं पृथ्वी पर अब नहीं है। अरबों साल पहले आदि पृथ्वी पर थी। वर्तमान दशाओं में पृथ्वी पर नए जीवों की उत्पत्ति केवल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो सकती है। वर्तमान विषाणुओं को हम चाहे सूक्ष्मतम जीव माने या न माने, इसकी उत्पत्ति भी पहले से विद्यमान विषाणुओं से ही हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान दशाओं में जो पृथ्वी पर नए जीवों की उत्पत्ति केवल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो सकती है, यानी कि जो पहले से आदि समय आदि पृथ्वी पर जो उपलब्ध जीव थे, उपस्थित थे, उन्हीं जीवों से जो वर्तमान जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है। वर्तमान विषाणुओं को हम चाहे सूक्ष्मतम जीव माने या न माने, इसकी उत्पत्ति भी पहले से विद्यमान विषाणुओं से ही हो सकती है। ध्यातव्य है कि 17वीं शताब्दी के इटली के वैज्ञानिक फ्रांसेस्को रेड्डी ने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव वस्तुओं से नहीं। अब कोशिका मत, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं, और सेल थ्योरी के बारे में अब अध्ययन करने जा रहे हैं। यह सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जो सारे जीव, जंतु हो, चाहे पादप हो, चाहे जीवाणु, चाहे बैक्टीरिया आदि जो भी हो, शरीर एक या अधिक कोशिकाओं द्वारा इनसे उत्पादित पदार्थों का बना होता है। नई कोशिकाएं केवल पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से बन सकती है। समस्त कोशिकाओं की भौतिक संरचना, रासायनिक संगठन एवं उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में एक मूल समानता होती है, और किसी भी बहुकोशिकीय जीव का जीवन इसके शरीर की समस्त कोशिकाओं की क्रियाओं का योग होता है। यानी कि जो जीवन में शरीर में बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वो भी समस्त शरीर की ही कोशिकाओं के बहुत सारे रूप में आ जाने से होता है। जैव विकास मत यानी कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्रकृति में आज विद्यमान विविध प्रकार के जीवों में से किसी भी नवीन डिनोवा सृष्टि नहीं हुई है। इन सबकी उत्पत्ति किसी न किसी समय रचना में अपेक्षाकृत सरल पूर्वजों से ही किंचित परिवर्तनों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के फलस्वरूप हुई है। ये होगा जैव विकास मत का सिद्धांत। आगे देखते हैं क्या, जीन मत यानी कि जीन थ्योरी। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता जनकों के लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं। क्यों, जैसे आदमी बोलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जैसा पिताजी का चलने का बोलने का कुछ ढंग होता है, वैसे कई बच्चे में आते हैं या माताओं का कुछ लक्षण लेकर आते हैं। तो इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने अपने सर्वजनन मत यानी कि थ्योरी ऑफ पैरेंजेसिस में कहा कि माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अपने अति सूक्ष्म नमूने या प्रतिरूप मॉडल्स बनाता है, जो अंडाणुओं और शुक्राणुओं स्पर्म में समाविष्ट होकर संतानों में चले जाते हैं। ऑगस्ट विजमान 1886 ने अपने जनन द्रव प्रवाह यानी कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म में कहा कि अंडे से नए जीव शरीर के भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान प्रारंभ में ही जनन द्रव यानी कि जर्म प्लाज्म और देह द्रव यानी कि सेमेटोप्लाज्म से पृथक हो जाता है। यही जनन द्रव संतानों को प्रदर्शित होने वाले लक्षणों को जनकों से ले जाता है। अब हम स्पष्ट जान गए हैं कि यह जनन द्रव कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं के रूप में होता है, और इन अणुओं के सूक्ष्म खंड जिन्हें जीन्स कहते हैं
आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतानों में ले जाते हैं। जीन्स में ही किंचित परिवर्तनों के संचित होने रहने के से समान पूर्वजों के नई नई जीव जातियों का उद्विकास होता है। ये हो गया जीन थ्योरी। अब आते हैं एंजाइम मत। प्रत्येक जीव कोशिकाओं में प्रतिपल हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। इन्हें सामूहिक रूप से कोशिका का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं और प्रत्येक अभिक्रिया एक विशेष कार्बनिक उत्प्रेरक की मध्यस्थता के कारण सक्रिय होकर पूरी होती है। यह जीन एंजाइम मत है। अब जैव रासायनिक अनुवांशिकी यानी कि बायोकेमिकल जेनेटिक्स जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टेटम यानी बीडल और टेटम बीडल और एडवर्ड टेटम 1945 की बहुत स्वीकृत परिकल्पना एक जीन एक एंजाइम एक उपापचयी अभिक्रिया के अनुसार यानी कि एक जीन एक एंजाइम और एक उपापचयी अभिक्रिया की परिकल्पना किसने दी है? तो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने 1945 में। और इसके अनुसार से जीव के प्रत्येक संरचनात्मक और क्रियात्मक लक्षण पर जीनी नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रत्येक उपापचयी अभिक्रिया एक विकार अर्थात एंजाइम द्वारा और प्रत्येक एंजाइम का संश्लेषण एक जीन के द्वारा विशेष द्वारा नियंत्रित होता है। विभेदक जीन क्रियाएं शीलता वेरिएबल जीन एक्टिविटी। किसी भी बहुकोशिकीय जीव शरीर की समस्त कोशिकाएं जो कि युग्मज अर्थात जाइगोट नामक एक ही कोशिका से प्रारंभ होकर बारंबार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनती है, इन सब में जीन समूह जो होता है जीन कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल समान होता है। अतः बीडल और टेटम ने उपयुक्त परिकल्पना के अनुसार एक शरीर की सारी कोशिकाएं रचना और क्रिया में समान होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आँख, नाक, यकृत, वृक्क, हड्डी, त्वचा, कान आदि शरीर के विविध अंग और प्रत्येक अंग के विविध भाग रचना और क्रायकी में बहुत ही असमान कोशिकाओं के बने होते हैं। एक ही जीव शरीर की सारी कोशिकाओं में समान जीन समूह होते हुए भी इनके बीच परस्पर इतने विभेदीकरण का कारण यहाँ होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन समूह के कुछ अंश सक्रिय होते हैं, शेष अंशों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो इस तरह से आज जो बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, कमेंट करें। सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सभी पे इस चैनल को इस वीडियो को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगामी जो इसका पार्ट 2 आएगा उसका इंतज़ार करें, वो बहुत जल्द आने वाला है। फिर इसमें हम लोग जो भी चीज़ रेस्ट छूटती जाएगी उससे हम लोग डिस्क्राइब करते जाएंगे। और इस तरह से रीडिंग कम डिस्क्राइब करने के बाद कुछ दिन बाद मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ कराऊंगा, जब कम से कम 5-6 चैप्टर हम लोग कर लेंगे इसका। तो ठीक है, अब इसे आप लोग बार बार देखेंगे, कम से कम 2-3 बार देखें, ताकि ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सके। जय